अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड के इस चैप्टर में हम मशक की तरफ रवां दवा हैं, मशक को हल करना सीख रहे हैं और मशक को हल करते करते हम दूसरे स्टॉप यानी कि सवालात का इयादा इस हिस्से को हल करना सीख रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 11.11 और 11.12 को हल करना सीखा था। आज की क्लास में भी मज़ीद दो सवालात को हल करना सीखेंगे यानी कि 11.13 और 11.14। तो बगैर किसी डिले के, बगैर किसी ताख़ीर के आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आज 11.13 सवाल को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहा यह जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि अगर साउंड की पिच बढ़ा दी जाए तो मुंदरजा झैल में क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी। अब इन चार चीज़ों को आपने देखना है कि इन चार चीज़ों पे पिच बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है जी फ्रीक्वेंसी, दूसरी है वेवलेंथ, तीसरी है वेव की वेलोसिटी और चौथी है वेव का एम्पलीट्यूड। अब अगर आपको याद हो तो हम पिछले दो सवालों में फ्रीक्वेंसी और पिच का ताल्लुक बड़ी ही वजाहत के साथ, बड़े ही खुले अंदाज में बयान कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इशारा दूंगा, हिंट दूंगा और उसके बाद आप उस ग्राफ को देखेंगे कि जो कि मैं पिछले भी सवालों में बनाता रहा हूँ। ज़्यादा बहस में इस दफ़ा फ्रीक्वेंसी वाले ताल्लुक में हम नहीं पढ़ेंगे। तो चले हम पहले देख लेते हैं कि इस पहले हिस्से का पहले जो हमें इंतखाब दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में क्या ताल्लुक है, वो देख लेते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होगी पिच के तब्दील करने के साथ। तो चलें हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये बात हम पिछले दो सवालों से करते आ रहे हैं। हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उस आवाज़ की पिच बड़ी होगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो उस आवाज़ की पिच भी कम होगी। और अगर इन दोनों बातों को हम अगर ग्राफ के जरिए शो करवाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि फ़र्ज़ करें कि इस वाई एक्सिस पे मैं पिच ले रहा हूं, पिच को मैं पी लिखूंगा और फ्रीक्वेंसी को एफ लिखूंगा। तो अगर इन दोनों को मैं ग्राफ की सूरत में जाहिर करना चाहूं तो इसका ग्राफ बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगा जो कि इस बात की निशानदही करेगा कि पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपको इस हिस्से की समझ आ गई है तो चलें बढ़ते हैं अगले हिस्से की जानिब के। ये देखना है कि पिच बढ़ा देने से वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो चलें हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अब यहाँ से हम बे हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हमसे ताल्लुक मांगा जा रहा है पिच और वेवलेंथ का। अब यहाँ पे हमेशा उसने यही कहा है कि पिच बढ़ रही है, पिच के बढ़ने से वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जबान ये है कि हम ग्राफ का सहारा ले लें। एक को ग्राफ ए का नाम दे देंगे, दूसरे को ग्राफ बी का नाम दे देंगे। चलें जी, नाम अगर दे दिए हैं तो फर्ज करें कि इस ग्राफ ए में से गुजरने वाली वेव्स कुछ इस तरह से गुजर रही हैं कि इसकी पिच ज्यादा है। फर्ज करें कि यहाँ पे एक वेव हो गई, यहाँ पे दूसरी वेव हो गई और ये टोटल तीन वेव्स, कुल मिला के तीन वेव्स यहाँ से गुजर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। और अगर ग्राफ बी पे मैं एक वेव बनाऊं और वेव कुछ इस तरह से बनाऊं कि इस ग्राफ बी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही वेव आपको गुजरती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं कहूँगा कि इस ग्राफ की जो फ्रीक्वेंसी है या इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है। अब आप ये भी जानते हैं कि जिस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी हम कह देंगे कि इस ग्राफ की पिच भी ज्यादा है।
और जिस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसको मैं कह दूंगा कि इसकी पिच भी कम है। अब अगर आप यहां से देखें कि यहां पे इस ग्राफ ए में जो वेवलेंथ थी वो यहां से लेके यहां तक है, यानी वेव की लंबाई, एक वेव की लंबाई सिर्फ इतनी है। और अगर ग्राफ बी में देखें तो ग्राफ बी में वेवलेंथ इतनी ज्यादा बड़ी है। अब इससे हम ये बात कह सकते हैं कि अगर तो पिच ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर पिच कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। यानी कि पिच के बढ़ा देने से वेवलेंथ पे क्या असर आया कि वेवलेंथ इस वेव की छोटी हो गई है। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि पिच वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं पिच को बढ़ा दूंगा तो उससे वेवलेंथ में कमी रूनुमा होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बे वाला हिस्सा भी बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ और अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलें बढ़ते हैं अब इस तीसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हमें ये चीज बतानी है कि पिच के बढ़ा देने से वेव की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जी लिख के कह दूंगा कि वेव की वेलोसिटी और पिच का आपस में क्या ताल्लुक है। ये पिच और वेव वेलोसिटी के ताल्लुक को पढ़ने से पहले आप एक बहुत ही मशहूर ताल्लुक जानते हैं जिसको हम v बराबर एफ लैम्डा जानते हैं। इसमें हमने ये कहा है कि वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा किस तरह से आपस में मरबूत हैं। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जितनी भी वेव्स का जिक्र किया जा रहा है वो वेव्स साउंड वेव्स हैं, कोई आम वेव्स या कोई दूसरी वेव्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव्स की बात की जाएगी। और आप ये भी जान चुके हैं कि अगर एक जैसे हालात हों तो आवाज की स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो एक जैसी रहती है। फर्ज करें कि अगर मेरे पास टेम्परेचर हो 21 डिग्री सेल्सियस और मेरे पास प्रेशर जो है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वहां पे जो साउंड की स्पीड आती है वो आती है 343 मीटर फी सेकंड। अब अगर ये है तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये स्पीड हमेशा इन जैसे हालात में एक जैसी रहेगी। अगर एक जैसी रहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है, वेव की वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रहेगी। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेता हूं कि ये कांस्टेंट है जी, और बराबर आ जाएगा एफ लैम्डा के। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो चलें मैं इस तरह से रिलेशन लिख लेता हूं कि फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी कांस्टेंट और लैम्डा यहाँ पे तकसीम हो रहा है। अगर ये बराबर का साइन और ये कांस्टेंट को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ से मैं ये बात तय कर सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें सवाल में ये कहा जा रहा है कि पिच अगर बढ़ा दी जाए, कि पिच अगर बढ़ेगी तो क्या क्या होगा। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि अगर पिच को ज्यादा किया जाएगा तो उससे फ्रीक्वेंसी ये भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और पिच का डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। और चूंकि हमें इस सवाल में निकालना है वेव वेलोसिटी का ताल्लुक, और वेव वेलोसिटी तो हमने देखा कि वेव वेलोसिटी तो तब्दील ही नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि वेव वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये लें जी, ये हमारा हिस्से जीम का जवाब भी आ गया कि पिच को बढ़ा देने से वेव की स्पीड पे, वेव की वेलोसिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये जितनी स्पीड से पहले डिस्टेंस तय कर रही थी, पहले जितना फासला तय कर रही थी, उतनी ही स्पीड से अब भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही होगी। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने आखिरी
और दाल हिस्से की जानिब जो कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर पिच को बढ़ा दिया जाएगा तो बताएं कि वेव का एम्पलीट्यूड किस तरह से तब्दील होगा। तो चलें हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं कि एम्पलीट्यूड का क्या ताल्लुक होगा, एम्पलीट्यूड पे क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी कि जब पिच को बढ़ा दिया जाए। बेहतरीन ज़बान दोबारा से ग्राफ की ज़बान है। ग्राफ की ज़बान में हम देखेंगे कि किस तरह से वेव की पिच को बढ़ा देने से वेव के एम्पलीट्यूड पे असर पड़ेगा। ये ग्राफ ए फर्ज करें यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से कि अगर इसकी पिच बढ़ा दी जाए तो किस तरह से एम्पलीट्यूड पे असर पड़ेगा। अब देखें कि यहाँ पे गुजरने वाली वेव्स की जो तादाद है वो है 1.5 हर्ट्ज और यहाँ पे गुजरने वाली वेव्स की तादाद जो है वो है 2.5 हर्ट्ज। यानी कि ये बात तो तय हो गई कि ग्राफ बी की फ्रीक्वेंसी चूंकि ज़्यादा है तो इसकी पिच भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इनके एम्पलीट्यूड बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिच मैं जितनी मर्जी बढ़ाता चला जाऊं इसके एम्पलीट्यूड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो चलें इस बात को हम नोट की सूरत में लिख लेते हैं। हम ये कहेंगे कि पिच के बढ़ा देने से एम्पलीट्यूड पर, या इस तरह से कह लें कि एम्पलीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब अगर इन चारों चीजों को जो आपसे पूछी गई है एक जगह पे मैं नतीजे की हेडिंग देके लिख दूं तो चीजें ज्यादा वाज़िया हो जाएंगी। अलिफ में हमसे पूछा जा रहा है कि पिच और फ्रीक्वेंसी का क्या ताल्लुक है, तो हम कहेंगे कि पिच के बढ़ा देने से फ्रीक्वेंसी ये भी बढ़ जाएगी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरे रिलेशन में यानी बी में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं कि अगर पिच बढ़ जाए तो बताएं कि इसकी वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो वेवलेंथ का असर भी हम देख चुके हैं कि पिच के बढ़ा देने से वेवलेंथ कम हो जाती है। जीम हिस्से में हमसे ये पूछा गया है कि बताएं कि पिच अगर बढ़ जाए तो वेव की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है। तो वेव वेलोसिटी पे हमने देखा कि वेव वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, तो हम कह देंगे कि तब्दीली नहीं आई। इसमें दाल हिस्से में हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड देखना चाहता हूं कि एम्पलीट्यूड किस तरह से तब्दील होगा पिच के बढ़ा देने से, तो उसमें भी हमने देखा कि आने वाली तब्दीली कोई भी नहीं है। यानी कि जितना एम्पलीट्यूड पहले था उतना ही एम्पलीट्यूड अब भी रहेगा। तो चलें उम्मीद करता हूं कि यह सवाल थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा है, वजाहत वाला है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, वाजिया होंगे, तो जितने मर्जी लंबे सवाल हों आप बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप चीज़ को लेके चलेंगे तो आपके लिए सवाल को अटेम्प्ट करना, उसको हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ गई है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब और वैसे ये आपकी किताब का 14वां सवाल है। देखते हैं कि इबारत में हमसे पूछा क्या जा रहा है और किस तरह से हमने इस सवाल का जवाब देना है। सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम एक इमारत के सामने एक खास फासले पर खड़े होकर ताली बजाएं या जोर से बोलें तो थोड़ी देर बाद हम अपनी साउंड को दोबारा सुनते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर आपको याद हो और आपने ये सरगर्मी और ये तजर्बा अपने घर पे भी किया होगा कि अगर आप घर के किसी खाली कमरे में हैं और वहां आप अगर जोर से बोलें तो आपको अपनी ही आवाज बार बार सुनाई देती है। और ना सिर्फ ये खाली कमरे में, बल्कि अगर किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं और पहाड़ी पर खड़े होके आप कोई जुमला बोलें और बहुत जोर जोर से उस बात को दोहराएं, वो आवाज आपको बार बार आपके कानों में सुनाई देती है। ऐसा किस वजह से होता है?
याद रखिएगा कि ऐसा एक खास अमल के जरिए होता है और उस खास अमल का जो नाम है वो है जी गूंज। कि ये सारे का सारा अमल जो हो रहा होता है उसके पीछे जो फिजिक्स का अमल कार फरमा है उस अमल को हम गूंज कहते हैं। तो अगर गूंज की तारीफ समझ ली जाए तो इस सारे अमल को समझना मजीद आसान हो जाएगा। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि आवाज जा रही है किसी एक मीडियम के पास और वहां से दोबारा आपके कानों तक आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे साउंड की रिफ्लेक्शन हो रही है। तो हम कहेंगे कि जब साउंड किसी मीडियम की सतह से टकराता है तो वो वापस पहले मीडियम में लौट आता है और इस अमल को गूंज या साउंड की रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये ना जी हमने इस गूंज की या साउंड की रिफ्लेक्शन की तारीफ तो कर ली है, लेकिन अब समझना भी तो है। हमें सवाल में कहा यह जा रहा है कि अगर आप किसी इमारत के सामने खड़े हों, फर्ज करें कि ये कोई इमारत आ गई कि जिसकी एक दीवार हमारे सामने हायल है और यहाँ पे आप खड़े या तो जोर जोर से बोल रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, तो जैसे ही आपकी ताली की आवाज इस मीडियम की सतह पे पड़ी और इस मीडियम की सतह से टकराने के बाद ये दोबारा आपके कानों तक पहुंचेगी, तो इसी अमल को हम गूंज कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गूंज हर किसी जगह पे हो सकती है या इसकी कुछ शराइत भी हैं? तो याद रखिएगा कि गूंज कभी भी किसी भी जगह पे नहीं होगी, बल्कि इसकी कोई खास शराइत हैं और सिर्फ उसी शराइत पे पूरा उतरने के बाद गूंज आपको सुनाई दे सकती है। फर्ज करें कि हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर फी सेकंड है और हम ये भी जानते हैं कि आवाज का एहसास जो हमारे दिमाग में रहता है उसका दौरानिया है 0.1 सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो आवाजों के दरमियान फर्क अगर 0.1 सेकंड है तो हम उन दो आवाजों में फर्क कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कोई आवाज सुन रहे हैं और दूसरी आवाज इस 0.1 सेकंड से पहले पहले आपके कानों में पड़ गई, तो चूंकि आपके दिमाग में अभी पिछली आवाज ही चल रही है, उसका एहसास मौजूद है, तो अगली आने वाली आवाज में आप फर्क महसूस नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको वो आवाज वाज़िया तौर पे सुनाई नहीं देगी। तो हम कहेंगे कि जब स्पीड 340 मीटर फी सेकंड है और वक्फा यानी कि हमारे दिमाग में आवाज का जो एहसास है वो 0.1 सेकंड है, तो लाजमी तौर पे इन दोनों के दरमियान कोई फासला भी तो हो। हम अपनी 9वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़ते आए हैं, S बराबर है VT। अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करूं, V की स्पीड है हमारे पास 340 मीटर फी सेकंड और टाइम है 0.1 सेकंड। अगर इन दोनों को ज़रब कर दूं तो फासला बनेगा जी 34 मीटर का। 34 मीटर से मुराद ये है कि 34 मीटर ये कुल फासला है कि जहां पे आवाज आपके लबों से या आप से निकलेगी, यानी कह लें कि ये आवाज का मुंबा यानी सोर्स है कि जिससे आवाज पैदा होगी, आवाज जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद दोबारा आपके पास वापस आएगी। तो ये जो कुल फासला है ये बनेगा 34 मीटर का।
लेकिन अगर आप निकालना चाहें कि आपका उस रुकावट से, उस सतह से कितना फासला है, तो आप देख सकते हैं कि आवाज यहाँ पे दो फासले तय कर रही है, एक जाने का फासला है और एक आने का फासला है। तो अगर आप एक जगह का फासला निकालना चाह रहे हैं, एक साइड का फासला निकालना चाह रहे हैं, तो आपको इस फासले को तकसीम करना पड़ेगा 2 के साथ, और फिर जो फासला निकलेगा आपके दरमियान और इस दीवार में वो निकलेगा 17 मीटर का। और जी, यही वो शर्त है कि जो अगर पूरी होगी तो हम कहेंगे कि ये गूंज आपको सुनाई देगी। कब? जब आपका और इस रुकावट का फासला जो है वो 17 मीटर का होगा। अगर ये 17 मीटर से ज्यादा है तो गूंज आपको सुनाई नहीं देगी, या अगर सुनाई देगी तो बहुत ही मध्यम सुनाई देगी कि आपका कान उसे आसानी के साथ डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, उसको पकड़ नहीं सकेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की भी बड़े अच्छे से समझ आ गई है। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में सिखाए गए ये जो 2 सवालात हैं ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि तरीका हमारा बिल्कुल ही आसान होता है। हम सीखी गई चीज़ों का इतलाक करते हैं और जैसे ही चीज़ें लागू हो जाती हैं तो हमारे लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहता। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी किताब आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको चीज़ों को आसान करके सिखाता चला जाऊंगा। मज़ीद सवाल हम सीखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।